एक समय की बात है, समुद्र की गहराइयों के बीच एक बहुत ही सुंदर जलपरी लोक बसा हुआ था, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जलपरियां रहा करती थी। उस जलपरी लोक में एक महल भी था, जहाँ पर जलपरियों की रानी सविता अपनी दो जुड़वा बेटियों नैना और सुनैना के साथ रहा करती थी। कहने को तो नैना और सुनैना दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन उन दोनों में काफी ज्यादा फर्क था। नैना जलपरी हमेशा दूसरों की मदद करती और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहती, वहीं दूसरी तरफ सुनैना जलपरी हमेशा घमंड में रहती और कभी किसी की मदद नहीं करती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब उन दोनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। जलपरी लोक की रानी सविता अपनी दोनों बेटियों की शादी जलपरी लोक की सबसे बड़ी जादूगरनी माया के बेटों के साथ रिश्ता पक्का कर देती है। रानी सविता सोचती है वो अपनी दोनों बेटियों की शादी अगर जादूगरनी के बेटों से करवा देगी तो उनकी दोनों बेटियां हमेशा ऐशो आराम से रहेंगी। इसीलिए रानी सविता अपनी दोनों बेटियों को माया जादूगरनी के बेटों के बारे में बताती है। मम्मी, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। जादूगरनी माया को कौन नहीं जानता। अगर मेरी शादी उनके बेटे से हो गई तो मैं शक्तिशाली होने के साथ साथ अमीर भी हो जाऊंगी। इसीलिए आप मेरी शादी वहीं पर करवा दीजिए। माँ, आप जैसा चाहेंगी मैं उसमें ही खुश हूँ, लेकिन मैं एक बार शादी से पहले पृथ्वी लोक पर घूम कर आना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों की शादी हो गई तो तुम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। इसीलिए तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जा सकती हो और वहाँ पर जाकर खूब मौज मस्ती कर सकती हो। अपनी माँ की इजाजत देने के बाद वो दोनों बहनें पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ती हैं। पृथ्वी लोक पर जाने के बाद वो दोनों बहनें खूब सारी शॉपिंग और खूब सारी मौज मस्तियाँ करती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। थोड़ी दूर चलते ही उनको एक बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी नजर आती है, जिसके बाद नैना जलपरी उसे तुरंत होश में लाती है। अम्मा जी की होश में आने के बाद नैना जलपरी उसे बोलती है, अम्मा जी, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आप अपना घर बताइए, मैं आपको वहाँ छोड़कर आती हूँ। क्यों नैना जलपरी, तुम्हें क्या मतलब, ये बुढ़िया खुद घर चली जाएगी? हमें माँ ने समय से आने के लिए बोला था, तुम भूल चुकी हो क्या? कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी है, इसीलिए उसकी भी तो तैयारियां करनी है। तुम चलो यहाँ से। सुनैना, ये तुम क्या बोल रही हो? हम ऐसी हालत में अम्मा जी को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अम्मा जी की मदद करनी चाहिए। तुम्हें परीलोक जाना है तो जाओ, मैं अम्मा जी की मदद करूँगी। इतना सुनने के बाद सुनैना जलपरी लोक की तरफ निकल जाती है, लेकिन नैना जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से अम्मा जी को उनके घर तक ले जाती है। नैना जलपरी उनके घर की हालत देखकर बहुत मायूस हो जाती है, क्योंकि उनका घर टूटा फूटा घर छत पर टपकती हुई होती है। जिसके बाद नैना जलपरी उस बूढ़ी अम्मा को अपने हाथ से सूप बनाकर पिलाती है और उनकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तुमने मुझ जैसी लाचार बुढ़िया की मदद की। बेटा, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकती हो? तुम्हारा बहुत ज्यादा एहसान होगा मुझ पर। बताइए अम्मा जी, मैं आपकी और क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, मेरा एक ही बेटा है और वो शादी के लायक हो गया है, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तुमने तो देखा मेरा घर कैसा टूटा फूटा हुआ है, छत टपक रही है। मेरे घर में कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता। मेरी उम्र भी हो चुकी है, मेरी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो कुछ समय बाद चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को कौन सहारा देगा? इस वजह से मैं दुखी रहती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे, ये अम्मा जी तो बहुत ज्यादा दुखी है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इनको ऐसी हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। अम्मा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। नैना जलपरी के इतना कहते ही अम्मा जी खुश हो जाती है और अपने बेटे कमलेश की शादी नैना जलपरी के साथ करा देती है। जब इस बात की खबर जलपरी लोक की रानी सविता और सुनैना को लगती है तो वो दोनों आग बबूला हो जाती है और तुरंत वो दोनों जलपरी लोक से पृथ्वी लोक पर आती है। जिसके बाद जलपरी लोक की रानी सविता अपनी बेटी नैना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है। नैना जलपरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम मेरी नाक कटवा दोगी। तुम्हारे कहने पर मैंने जादूगरनी माया को तुम दोनों बहनों के रिश्ते के लिए हाँ बोली थी, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी कही हुई बात से पलट जाओगी। तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा था ना गरीबी में रहने का, तो अब तुम इन दोनों माँ बेटों के साथ गरीबी में ही मरो। और याद रखना, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नैना जलपरी अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी सविता उसकी बातों को नजरअंदाज करके वापस जलपरी लोक चली जाती है और वहाँ जाकर रानी सविता माया जादूगरनी से माफी मांगती है। जादूगरनी के बेटे से सुनैना जलपरी की शादी करा देती है। सुनैना जलपरी जादूगरनी माया की बहू बनने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना जलपरी पृथ्वी लोक पर टूटे फूटे घर में अपनी सास की सेवा करती
और घर गृहस्थी संभालती और कभी कभी अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियाँ कटवाने भी जाया करती। नैना को कभी कभी खाने को खाना भी नहीं मिलता और फटे पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिताती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुनैना जलपरी पृथ्वीलोक पर नैना जलपरी से मिलने आती है। अरे सुनैना, तुम यहाँ पर? तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नैना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे टूटे फूटे घर में आऊंगी? मैं तो अब जादूगरनी माया के बेटे से शादी करके बहुत शक्तिशाली और अमीर हो गई हूँ। तुम जैसे तो मेरे घर के अंदर नौकर है, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो देखो, टूटे फूटे घर और फटे पुराने कपड़े में रहती हो। तू कैसे रह लेती है इन लोगों के साथ? सुनैना, मैं तो इस टूटे फूटे घर में खुश हूँ। जरूरी नहीं है कि शक्तिशाली और अमीर होने से हमें खुशियाँ मिले। मेरे पति और माँ जी मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए इनका प्यार मेरे लिए धन दौलत से बढ़कर है। हाँ हाँ ठीक है, तुम गरीबी में रहो, मुझे क्या करना। मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ। कल मेरी गोद भराई है, इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं तुम्हारी गोद भराई में जरूर आऊंगी। मैं तुम्हें अपनी गोद भराई में इनवाइट तो कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छे ढंग के कपड़े पहन कर आना। इस तरह सुनैना जलपरी नैना का मजाक उड़ाकर वापस जलपरी लेक लौट जाती है, लेकिन नैना सुनैना की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। अगले दिन नैना अपने पति कमलेश के साथ फटे पुराने कपड़ों में ही सुनैना की गोद भराई में गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। नैना जब वहां पहुंचती है तो देखती है उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर अमीर लड़कियां होती है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे होते हैं और वहाँ पर काफी अच्छी सजावट भी हो रखी थी। ये सब देखकर नैना जलपरी खुश होती है। जिसके बाद नैना अपनी बहन को अपना खरीदा हुआ गिफ्ट देती है, लेकिन सुनैना जलपरी उस गिफ्ट को लात मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है, ये क्या नैना, मैंने तुझे अपनी गोद भराई में इनवाइट किया था, लेकिन तू अपने इस फटीचर पति को यहाँ क्यों लाई और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों में ही आ गई? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना कि अगर तेरी औकात इस पार्टी में आने की नहीं है तो मत आना, लेकिन तुझे फटे पुराने कपड़े पहनकर क्या जरूरत थी आने की? तूने मेरी अमीर अमीर सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। मैं तो तुझे इनवाइट करके पछता रही हूँ। सुनैना, ये गिफ्ट मैंने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से खरीदा है, लेकिन तुम्हें ये गिफ्ट बहुत ही मामूली लग रहा है। अगर मेरे आने से तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इतना बोलकर नैना अपने पति कमलेश के साथ वहाँ से चली जाती है। कमलेश को अपनी पत्नी नैना के रोने पर काफी दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में नैना और कमलेश काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ से हीरो की पोटली गिरी मिलती है। जब वो पोटली नैना खोलती है तो देखती है उसके अंदर बहुत सारे हीरे हैं। अरे इस पोटली के अंदर इतने सारे हीरे कहाँ से आए? लगता है हमारी किस्मत चमक उठी है। अब हम हीरो की मदद से अपना कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। नैना ये सब जाकर अम्मा को बताती है। इसके बाद वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन नैना अपनी समझदारी से उन हीरो को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है और अपना एक सैंडल का शोरूम खोलती है। जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी शोरूम को काफी आगे ले जाते हैं और इसी तरह दोनों खूब मेहनत करते हैं। कुछ समय में उनके पास 2-3 बंगले और 4-5 गाड़ियाँ हो जाती है। इसी तरह नैना अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ खुश रहती है। दूसरी तरफ जादूगरनी माया ने अपनी बेटी की शादी सिर्फ रानी जलपरी सविता की जादुई शक्ति को चुराने के लिए करवाई थी। जिसके बाद जादूगरनी रानी सविता और उसकी बेटी सुनैना दोनों की शक्तियाँ छीन लेती है और उन्हें धक्के मारकर जलपरी लोक से निकाल देती है। वो दोनों माँ बेटी पृथ्वी लोक पर आकर भीख मांगकर गुजारा करने लगती है। एक दिन नैना जलपरी अपने पति कमलेश के साथ चमचमाती गाड़ी में जा रही होती है। तभी वो देखती है उसकी माँ और उसकी बहन दोनों रोड पर बैठकर भीख मांग रही है। जिसके बाद नैना अपनी माँ के पास जाती है। पूछने पर रानी सविता और सुनैना दोनों अपनी बीती बताती है। जिसके बाद नैना बोलती है, माँ आपको यहाँ पर रोड पर भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नैना को अपनी माँ और अपनी बहन से कोई भी शिकायत नहीं होती, इसीलिए वो अपनी माँ और बहन को अपने घर ले जाती है। जिसके बाद वो सब मिलकर इस घर में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में साधना अपने बेटे सौरभ के साथ रहा करती थी। साधना फूल बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। वो जैसे तैसे अपने घर का खर्चा उठाया करती थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, माँ मेरी गांव के एक कारखाने में नौकरी लग गई है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको फूल बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खुद अकेले ही घर का खर्चा चला लूंगा। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं तो कब से चाहती थी मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, तो फिर मैं अपने बेटे की शादी करवाऊं। अभी जिंदा हूँ तो अपने सामने अपने बेटे की शादी कर दूं। पता नहीं कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले।
अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो चाहता हूँ मेरी उम्र आपको लग जाए। बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। जुबान पर सरस्वती माँ बैठी होती है, पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए। अब जल्दी से मुझे मेरी बहू मिल जाए, फिर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगले दिन से ही साधना अपने बेटे सौरभ के लिए लड़की ढूंढने लगती है। थोड़े दिनों के बाद पंडित जी एक मानसी नाम की लड़की का रिश्ता लेकर साधना के पास आते हैं और मानसी की फोटो साधना को दे देते हैं। सचमुच ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बस एक बार मेरा बेटा मानसी की फोटो को देखकर पसंद कर ले, फिर मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। लड़की बहुत ही अच्छी है, गरीब घर से है, लेकिन सभी गुण है, सारे काम इसे अच्छे से आते हैं। पंडित जी इतना कहकर वहाँ से चली जाते हैं। शाम को जब कारखाने से सौरभ घर पर आता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये देख, मानसी की तस्वीर है। आज पंडित जी तेरे लिए इस लड़की का रिश्ता लेकर आए थे। लड़की बहुत अच्छी है, गरीब घर की है, लेकिन सभी गुण है और सारे काम काज अच्छे से कर लेती है। तू बता, तुझे लड़की कैसी लगी? माँ, मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है, मेरी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। जिसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही सौरभ और मानसी की शादी हो जाती है। मानसी कम समय में ही घर की सारी जिम्मेदारियों को समझने लगती है और पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? बताइए क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है जो इतने दुख रहे हैं। माँ लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा दर्द। मानसी तेल गरम करके लाती है और अपनी सासू माँ के पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलता साधना कब सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है उसके पैरों में तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है और उसके पैरों का दर्द गायब है। वो बाहर चलकर जाती है तो देखती है उसकी बहू किचन में खाना बना रही है। वो उसके पास जाती है और बोलती है, मानसी बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, तूने मेरे पैरों में क्या लगाया? मेरे पैरों का तो सारा दर्द गायब हो गया। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी दर्द हो ही जाता है, आखिरकार मैं आपकी सेवा करने के लिए ही हूँ। साधना हमेशा अपनी बहू से खुश रहा करती, क्योंकि वो साधना से कभी कोई काम नहीं करवाया करती और उसकी खूब सेवा भी करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सौरभ और मानसी की शादी को 2 साल हो जाते हैं, जिसके बाद उनको एक प्यारा सा बेटा होता है। सचमुच मानसी, आज तुमने मुझे मेरी परछाई देकर बहुत बड़ी खुशी दी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है, बहू ने आज मुझे दादी बनाकर मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। देख सौरभ बेटा, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे ऊपर गया है, बस नाक बहू के ऊपर गई है। तेरी नाक मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्यों? साधना अपने घर में अपने पोते के आने से खुश थी। मानसी अपने बेटे का नाम विशाल रखती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन कारखाने से काम करके सौरभ घर आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से मौके पर उसकी मौत हो जाती है। घर वालों को जब सौरभ की मौत के बारे में पता चलता है तो उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल होता है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर साधना अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देती है। हे भगवान, मैंने तो अपने जवान बेटे को खो दिया, अब मेरी बहू का क्या होगा? उसका तो पूरा जीवन बाकी है, अब वो किसके सहारे रहेगी? मेरा तो ऊपर जाने का समय आ गया है, अब मैं अपनी बहू और पोते को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी? साधना ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी बहू रोते हुए बोलती है, माँ, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? कोई बात नहीं बेटा, रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अब अपने बेटे का सहारा बनना है। पूरे घर में उदासी छाई हुई थी। तभी वहाँ पर वकील आता है और बोलता है, मुझे आप दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। आपके बेटे ने आपके जाने से पहले अपना घर और सारी वसीयत अपनी माँ के नाम करवा दी है, इसीलिए मैं आपके सिग्नेचर लेने आया हूँ। वकील की ये बात सुनकर साधना को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है और वो आंखों में आंसू लिए वकील के कागजों पर साइन कर देती है। दूसरी तरफ मानसी के मन में ये बात खटक जाती है कि कैसे उसके पति ने सारी जमीन जायदाद अपनी माँ के नाम कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? सौरभ जी ने मेरे और मेरे छोटे से बेटे के बारे में भी नहीं सोचा, सारी जमीन जायदाद अपनी माँ के नाम कर दी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस बुढ़िया से सारी जायदाद लेकर रहूंगी। उसी दिन से मानसी अपनी सासू माँ से बदतमीजी से पेश आने लगती है। कभी उनसे ऊंची आवाज में बात करती तो कभी घर के सारे काम उससे करवाती। ऐसे ही मानसी अपनी सास पर बहुत अत्याचार करने लगती है। एक दिन मानसी सारी हदें पार कर देती है और अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, लो ये दवाई खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साधना को मानसी के ऊपर शक तो होता है कि वो अचानक उसकी तबीयत के बारे में कैसे पूछ रही है, ऊपर से उसका ध्यान भी रख रही है,
लेकिन उसे लगता है आखिरकार उसकी बहू इतनी बुरी नहीं है, उसके साथ वो कुछ गलत नहीं करेगी। इसीलिए वो अपनी बहू की दी हुई दवाई खा लेती है। दवाई खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि मानसी ने अपनी सासू माँ को नींद की गोली दी थी। अपनी सासू माँ के बेहोश हो जाने पर मानसी घर के कागजों पर अपनी सासू माँ का अंगूठा लगवा देती है और अगले दिन सुबह होने पर बोलती है, सुन बुढ़िया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसीलिए तू जल्दी से ये घर खाली कर और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊंगी और क्या खाऊंगी। तू मुझे इस घर के एक कोने में पड़े रहने दे, लेकिन मुझे इस घर से मत निकाल। मानसी साधना की कोई बात नहीं सुनती है और वो साधना को घर से निकाल देती है, जिसके बाद साधना दर बदर भटकती रहती है। उसे कहीं रहने की कोई जगह नहीं मिलती। वो घूमते घूमते एक जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। साधना उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है और उसी के अंदर रहने लगती है। साधना को रहने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन उसके पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो वही झोपड़ी के बाहर फूलों के पौधे लगा देती है। कई दिनों तक तो साधना को जैसे तैसे मांग के खाना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे उसके फूल बड़े होने लगे। वो फूलों को बेचकर पैसे कमाने लगी। उसके फूल बिल्कुल ताजा हुआ करते थे और खुशबूदार भी, जिस कारण उसको अच्छे दाम मिल जाते। ऐसे ही धीरे धीरे करके साधना की कमाई बढ़ती रहती है और वो अब एक फूलों की दुकान खोल लेती है। फूल के साथ गुलदस्ते, बुके और बड़ी बड़ी फूल की माला भी बेचने लगती है। ऐसे ही लगातार मेहनत और कठिन परिश्रम से साधना अमीर हो जाती है और वो अपने फूलों का धंधा आगे बढ़ा देती है। ऐसे ही कुछ सालों बाद वो बहुत सारी फूलों की दुकान की मालकिन बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ मानसी का बेटा भी बड़ा हो जाता है और वो लव मैरिज कर अपने साथ एक लड़की को घर लेकर आता है। जिसके बाद मानसी के साथ भी वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती जैसा वो साधना के साथ किया करती थी। ऐसे ही एक दिन विशाल और उसकी पत्नी मानसी को घर की जायदाद से बेदखल कर देते हैं, जिसके बाद मानसी दर बदर भटकती रहती है और भीख मांगती है। जब ही एक दिन साधना अपनी गाड़ी में जा रही होती है, तभी गाड़ी को रोकते हुए मानसी बोलती है, भगवान के नाम से दे दो। जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे होता है तो मानसी देखती है गाड़ी के अंदर तो साधना बैठी हुई है। तभी ये सब देखकर चौंक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गाड़ी से बाहर निकलकर साधना बोलती है, क्या हुआ बहू, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ जो तुम रोड पर आ गई और तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है। मानसी फूट फूट कर रोने लगती है और सब कुछ साधना को बताती है। सचमुच माँ जी, जैसे हम कर्म करते हैं हमारे साथ बिल्कुल वैसा होता है। आज मेरे साथ वही हुआ जो मैंने आपके साथ किया था। मानसी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही काफी है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। साधना मानसी को अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।